जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये BSSC इंटर स्तरीय का खान सर का 11वें नंबर का सेट है। आपको पता है कि हमारे चैनल पर अभी लगातार BSSC इंटर स्तरीय का सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें दो बुक को कवर किया जा रहा है। एक तो रुक्मणी पब्लिकेशन यानी द प्लेटफॉर्म के बुक को, और दूसरा खान सर यानी RBD पब्लिकेशन को। आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं BSSC इंटर स्तरीय का, सारा क्वेश्चन पेपर और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 दोनों के दोनों समाप्त कर दिया गया है। जो कि आप सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है याकोहामा यानी जो कि जापान में है, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है, संघाई जो कि चाइना में है, और सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील, ये प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। आपको बता दें कि जो है ब्राज़ील की राजधानी है ये रियो डी जेनेरियो। एक बंदरगाह स्थित है जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है, न कि प्रशांत महासागर में। साथ ही साथ इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि अटलांटिक महासागर में एक लोकप्रिय जो खाड़ी है जिसका नाम है गुआनाबाड़ा। क्या नाम है? गुआनाबाड़ा। नोट करिएगा, गुआनाबाड़ा। ठीक है, इसी के ये पश्चिम तट पर स्थित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है मिड एयर रिफ्यूलिंग, जिसको हवा में ईंधन भराई कहते हैं, के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर 1 1500 किलोमीटर। इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए आप कि सुखोई अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जो कि यह ब्रह्मोस जैसी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को ले जाने में सक्षम होती है। ठीक है, सुखोई 30, हाँ सुखोई 30 जो है दोस्तों मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में कितना किलोमीटर, 1500 किलोमीटर की रेंज तक जाने में सक्षम होता है। ठीक है, यह दुनिया में पहली बार था जब इतनी भारी वजन वाली मिसाइल को लड़ाकू विमान में एकीकृत किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कहता है कि रानी की बाव या क्वींस स्टीप वेल यानी डैश नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को जो है विश्व की धरोहर स्थल स्थित है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि रानी का बाव है कहाँ। तो आपको मैं बता दूं कि इसी रानी के बाव को हम बावड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोट करिए, इसी को हम बावड़ी भी कहते हैं। तो रानी की बाव जो है वो गुजरात के पटना में यानी पाटन में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाटन में ये स्थित है, जो कि सरस्वती नदी के तट पर है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इस बावड़ी का निर्माण जो हुआ था कब हुआ था दोस्तों? तो इस बावड़ी का निर्माण 1063 ईस्वी में जो है चालुक्य शासक को के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चालुक्य शासकों के द्वारा किया गया था। इस बावड़ी का चित्र पर जो है आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जान लीजिए कि इस बावड़ी यानी रानी के बाव का जो है वो चित्र किस एक नोट पे अंकित है। वो कितने रुपए के नोट पर? तो 100 रुपए के नोट पर जो है दोस्तों रानी के बाव का चित्र अंकित है। ध्यान में रखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। कहता है कि चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था। तो आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 धंगदेव। ध्यान में रखेंगे कि चंदेल शासक धंगदेव जो था वो चालुक्य वंश से संबंध रखता था। यानी किससे था? ये चालुक्य वंश के थे। तथा इन्होंने हिंदू के, है ना, हिंदू का जो एक मंदिर था यानी धर्म प्रवर्तक थे कंदरिया महादेव, कहाँ बनवाया? खजुराहो में बनवाया। कब? 999 ईस्वी में। नोट करिएगा। तो कंदरिया महादेव है कहाँ? खजुराहो में है। तो इसका ध्यान में रखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चालुक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, कहता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समान समतल में ये अवस्थित होते हैं। आपको पता है कि अभिलंब परिवर्तन तल के लंबवत होता है। अभिलंब मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपतित कोण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके लिए आप जानते हैं कि आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल I इक्वल में एंगल R। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए,
कहता है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक कर एकत्र किया जाता था। तो बता दें कि जो है दिल्ली सल्तनत के दौरान खराज कर जो है एकत्र किया जाता था, जबकि तुगलक काल में, नोट करिएगा, तुगलक काल में खराज कर को जो है दोस्तों सबसे अधिक वसूला जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। तो नोट करेंगे कि भारत में संविधान सभा का गठन जो था अप्रत्यक्ष नीति, कौन सा, अप्रत्यक्ष नीति के तहत जो है दोस्तों के तहत इनका चुनाव 4 जुलाई, कब, नोट करिए, 4 जुलाई 1946 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जुलाई 1946। अगला प्रश्न है, द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल भी है, डैश से संबंधित है, यानी कौन से देश में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो किससे बना हुआ होता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है दोस्तों ये एक विशेष प्रकार के, जो इसको प्रवाल भित्ति कह सकते हैं आप, एक दुर्लभ प्रजाति है प्रवाल भित्ति, उसी से ये बना हुआ है। अच्छा, इसको जो है यूनेस्को के धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया। तो 1981 ईस्वी में इसे यूनेस्को के धरोहर स्थल में से शामिल किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफ़ी देने की शक्ति होगी। यानी साफ साफ शब्द में ये कह देता है कि क्षमादान की शक्ति किस में है। तो आंसर लगाते हैं ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 72 में। अच्छा, अनुच्छेद 71 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 71 जो है दोस्तों राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो बातें हैं इसमें। अच्छा, 71 के बाद 72 तो क्षमादान हो गया। 73 क्या है। तो 73 में संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा का से संबंधित है ये, जबकि 74 में मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि सर्प नौका दौड़, जिसको आप स्नेक बोट रेस भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है। तो आंसर लगाएंगे, ये केरल में मनाई जाने वाली त्यौहार है जिसको हम ओणम कहते हैं। ये कहाँ मनाई जाती है, ये केरल में है। इस ओणम के अवसर पर जो है दोस्तों वहाँ पर एक विशेष प्रकार के भोजन बनाई जाती है जिसको आप खीर कहते हैं। खीर पकाई जाती है। ऐसा मानना है कि खीर के उबलने पर घर में जो है सुख समृद्धि संपन्न होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोरोनोटेड कैल्शियम नाइट्रेट, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न है कि नवंबर 2020 में भारत और डैश यानी किसने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया है। तो ये 2020 के लिए करंट अफेयर पूछा था, अब तो ये इतिहास बन गया, ध्यान में रखिएगा। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ये भूटान होगा। अगला प्रश्न कि विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी एवं छोटी रेखा डैश निरूपित करती है। तो मोटी, ठीक है, और छोटी रेखा ये जो है वो किस सिंबल को डिनोट करती है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, ऋणात्मक टर्मिनल को ये डिनोट करती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। आंसर लगाएंगे 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी उत्पादन की भारित और औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। तो 15 का आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, ये एम.एस. स्वामीनाथन के अध्यक्षता में इन्होंने ये कानून पर मतलब पास किया था, ध्यान में रखिएगा। ये इन्होंने सलाह दिया था, सुझाव दिया था, ठीक है। बता दें कि अच्छा एम.एस. स्वामीनाथन से आपको बात से आपको दिमाग में आ रहा होगा इनके नाम से कि ये कौन थे। तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक इन्हें माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जो है दोस्तों इन्हें जनक माना जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में यानी 1966 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आंसर लगाएंगे जो है दोस्तों बैडमिंटन से ये
संबंधित है सुदीरमन कप। अच्छा, कौन सा देश का ये राष्ट्रीय खेल है? तो आंसर लगाएंगे इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया का जो है बैडमिंटन राष्ट्रीय खेल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार यानी क्रिसमस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, 25 दिसंबर को जो दोस्तों ये मनाया जाता है, यानी क्रिसमस डे। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ? तो आपको बता दें कि 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई। किसने करा था? तो मंगल पांडे ने। ठीक है, मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी। ये पूछ रहा है कि खत्म कब हुआ था? तो ध्यान में रखेंगे कि शुरुआत तो मंगल पांडे ने की थी, लेकिन सबसे अंत में जो विद्रोह हुआ था वो 20 जून 1858 को ग्वालियर में यह विद्रोह असफल रहा, यानी यहाँ पर समाप्त हो गया था। इसका कारण क्या था? तो इस विद्रोह का जो है दबने का मेन कारण था कि इसका जितने भी क्रांति था तो वो सभी एक जगह एक साथ नहीं हो पा रहा था, यानी एक साथ नहीं हो पा रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने यानी डैश कब में जो है बंगाल विभाजन किया था? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, 1905 में। अच्छा, ध्यान में रखेंगे कि वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रीयता की भावना को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। ध्यान में रखेंगे, आपसे कभी कभी आपसे इसका उद्देश्य भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, ये पुस्तक का नाम है, कि लेखक कौन है? तो आंसर लगाएंगे ये नवीन चावला इस पुस्तक के लेखक है। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर के 9 नवंबर कब उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर के 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग राज्य बना, और ये भारत का कौन सा राज्य बना था? तो 27वें क्रम का राज्य ये बना हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 नवंबर, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्रश्न संख्या 22 है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्टपीटर कहा जाता है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, कैल्शियम नाइट्रेट को जो है नॉर्वेजियन साल्टपीटर कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या हो देख लीजिए, CaNO3 का होल ट्वाइस, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 23 देखेंगे दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हाँ, 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो कि तलवारों से के साथ की जाती है? आंसर लगाएंगे 23 का ऑप्शन नंबर 4, खरैती। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं यानी डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुव की ओर गतिमान होती है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि भूमध्य रेखा की ओर जो है दोस्तों ये उत्पन्न होती है और ये ध्रुव की ओर जो है दोस्तों ये जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 भूमध्य रेखा इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, कहता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो ध्यान में रखेंगे एकमात्र राज्य है जो कि क्या है, वो पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? कहता है कि अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो आंसर लगाएंगे 26 नंबर प्रश्न का कि अनुच्छेद 19 के तहत जो है दोस्तों गारंटीकृत सभी, कौन सा? अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत संविधान के अनुच्छेद 352 के जो है दोस्तों तहत समाप्त हो जाते हैं स्वचालित रूप से, यानी अपने आप से ये निलंबित हो जाते हैं। अच्छा, ये 352, 356, 360 के बारे में तो आप जानते हैं। तो ये सब सारे के सारे जो है आपातकाल यानी इमरजेंसी लगते हैं। इसमें क्या लगते हैं? इमरजेंसीज लगते हैं, ध्यान में रखेंगे। तो 352 में तो राष्ट्रपति का जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल है, जबकि 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है, और 360 में ही ये वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है देखेंगे, कहता है कि अमूल डैश से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि श्वेत क्रांति लाया किसने था? तो श्वेत क्रांति के जो जनक जिन्हें माना जाता है वो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसे कहा जाता है? जो दोस्तों वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ये लाया कहाँ गया था? तो ध्यान में रखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, गुजरात में ये लाया गया था। कब? 1970 ईस्वी में।
कब दोस्तों? 1970 ईस्वी में। इसी 1970 ईस्वी में जो दूध क्रांति, श्वेत क्रांति लाई गई थी, इसको एक और नाम से जानते हैं, नोट करिए, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ। ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से? ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसे जाना जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? तो ध्वनि कभी निर्वात से नहीं गुजरती है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ध्वनि किस तरह का तरंग है दोस्तों? तो ध्वनि जो है तो अनुदैर्घ्य तरंग है। नोट करिएगा, ये आपसे पूछ देता है। अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? नोट करिएगा, एक ही दिन 3 स्टेट अलग हुए थे। बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। तो इसकी जो स्थापना दिवस है, नोट करिएगा, 1 नवंबर 2000 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी स्थापना दिवस। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत को इसे चावल का कटोरा के भी नाम से जाना जाता है, यानी छत्तीसगढ़ को भारत का चावल के कटोरा के भी नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर यानी मैस्कॉट निम्नलिखित में से कौन सा था? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1। कौन सा शुभंकर था दोस्तों? तो बोरोबी, यानी एक नीला सर्फिंग कोआला। अगला प्रश्न है, कहता है कि नवंबर 2020 तक स्थिति के अनुसार जो है भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन से थे? ये 2020 के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर इसका लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, संदीप प्रधान। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि भारतीय खेल प्राधिकरण की जो है दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो नोट करिएगा, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 25 जनवरी 1984 ईस्वी को हुई थी। जबकि हेडक्वार्टर की बात कर ले तो हेडक्वार्टर इसकी कहाँ है? दिल्ली में है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिन्हली। अगला प्रश्न है कि लैक्टोमीटर, हाँ नोट करिएगा, लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों के आधार पर डिजाइन किया जाता है, यानी किस आधार पर डिजाइन किया जाता है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, आर्किमिडीज के आधार पर। अच्छा, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर उत्प्लवन बल वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। कभी कभी आपको सिद्धांत भी दे देगा और आपसे पूछ देगा कि यह किसकी सिद्धांत है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संचरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN के द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, जायंट अफ्रीकन स्नैल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया था? तो आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, औरंगजेब से ये हार गया था। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा है और पूछता भी है, अपने आप में बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो बता दें कि सामूगढ़ का युद्ध जो है दोस्तों 29 मई 1658 ईस्वी को जो है दोस्तों दारा शिकोह और औरंगजेब तथा मुराद बख्श की संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में दारा शिकोह को हाथी पर बैठा हुआ न देख करके उसकी सेना यानी किसकी? दारा शिकोह की सेना में भगदड़ मच गई, जिसके कारण दारा शिकोह का जो है दोस्तों युद्ध में हार हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं कि लाला लाजपत राय यानी डैश के एक सक्रिय सदस्य थे, यानी किस समाज के या किस धर्म के? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, ये आर्य समाज के दोस्तों सक्रिय सदस्य थे। अच्छा, आर्य समाज की स्थापना किसने करा था? तो नोट करिएगा कि आर्य समाज की स्थापना जो है दोस्तों ये दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने। कब? तो 10 अप्रैल, हाँ नोट करिए, 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर प्रश्न है कि पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे
प्लासी युद्ध के लिए जाना जाता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये तो प्लासी के युद्ध के बारे में सारा चीज़ बता ही दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लासी का युद्ध हुआ कब था। तो आप ध्यान में रखेंगे कि प्लासी का युद्ध जो है दोस्तों 23 जून, नोट करिए 23 जून 1757 ईस्वी को दोस्तों ये हुआ था, जो कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच में बंगाल की भागीरथी नदी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भागीरथी नदी के तट पर जो है दोस्तों हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब यानी सिराजुद्दौला जो है दोस्तों पराजित हुए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो हरियाणा में जो है दोस्तों, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरज कुंड मेला जो है दोस्तों ये फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है, जो कि लगभग 15 दिनों का ये मेला होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला और भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, राजीव कुमार ने। अगला प्रश्न है कि मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव क्या कहलाता है? तो लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, एपीकल्चर। अच्छा, फ्लोरिकल्चर में फूलों एवं सजावटों से संबंधित ये बात स्टडी किया जाता है। सेरीकल्चर में जो है दोस्तों रेशम की बात जो है उत्पादन किया जाता है रेशम कीट का, और पीसीकल्चर में मछली उत्पादन से संबंधित है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एपीकल्चर। अगला प्रश्न है, कहता है कि फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ का निर्माण का उद्घाटन किया है? वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो 42 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, ये मुंबई में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें 2023 के अंत तक किस राज्य में शुरू होने की उम्मीद है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, हरियाणा के जिंद जिले से ये शुरू होने की उम्मीद मतलब किया गया है, ठीक है। तो हरियाणा के जिंद जिले, ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 44 का 3, असम सरकार यानी असम राज्य। अगला प्रश्न की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, 40वां स्थान है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, ध्यान में रखिएगा। ऑर्डर ऑफ द नाइल यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, ये मिस्र यानी काहिरा की ये सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न, ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन इसमें भर दिया है। अगला प्रश्न कि फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आंसर लगाएंगे 47 का ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सऊदी अरब के जेद्दा में। कहाँ? जेद्दा एक जगह शहर है, वहीं पे इसका आयोजित किया जाएगा। है तो करंट अफेयर का क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई है? वीवीआई क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, टोटल 5 वंदे भारत की ग्रीन सिग्नल दिया है इन्होंने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है? वीवीआई क्वेश्चन, ये भी ध्यान में रखेंगे। ये अडानी ग्रुप ने इसको अभियान को शुरू किया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए। 51 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती? तो सामान्य जुकाम, ये तो वायरल डिजीज है, ध्यान में रखेंगे। निमोनिया, ये भी जो है दोस्तों बैक्टीरियल डिजीज है। तपेदिक नहीं, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। जबकि हैजा जो है दोस्तों ये किसी वायरल जो है वायु से नहीं, बल्कि ये पानी के दूषित पानी के वजह से ये फैलता है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि बल की जो है इकाई क्या है? तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि न्यूटन क्यों नहीं दिख रहा है। तो ये
सीजीएस पद्धति पूछ रहा है क्या, सॉरी एमकेएस प्रणाली में इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। एमकेएस प्रणाली में बताइए तो बल का क्या होता है, F इक्वस टू एम ए, और m का kg होता है और kg होता है, a का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हैं। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रम से कितना होगा। आंसर लगेंगे परमाणु क्रमांक 1 और जबकि द्रव्यमान संख्या कितना होगा। ऑप्शन नंबर 3, 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है। तो आप पी तरंग, एस तरंग का नाम आप सुने होंगे। तो पी मतलब होता है प्राइमरी, एस मतलब होता है सेकेंडरी। तो आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि पी तरंगे, इसी पी तरंग को ही प्राथमिक तरंग भी बोलते हैं। ये तरंगे जो है ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, क्योंकि इनमें संचरण तथा कणों का दोलन एक ही सिरे में होता है। ये तरंगे ठोस, हाँ नोट करिएगा, ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरती है। तो पूछ रहा है कि सबसे तीव्र कौन होगा। तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक तरंगे यानी पी तरंगे। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल के द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। तो कार्य की इकाई नहीं है दोस्तों, तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 इसका। अभी तभी तो बताया कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका है, कार्य का नहीं बल्कि जो बल का ये यूनिट है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क क्या कहलाता है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 इंटरनेट। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि जीबी होता है, ठीक है। जीबी के पहले क्या मिलेगा आपको, एमबी के पहले क्या भी केबी, इसके बाद फिर आपको बाइट, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो आप ध्यान में रखेंगे कि 1 MB बराबर, यानी आप सिंपल सा बात समझिए, या फिर 1 GB बराबर कितना होता है। तो 1 GB बराबर होता है 1024 और 1024 को आप क्या लिख सकते हैं 2 to the power 10। तो फिर 1 GB बराबर तो 1024 MB और MB का मतलब 210 2 के पावर। इसके बाद फिर क्या हम बदलेंगे, MB को बदलेंगे KB में, तो फिर इसके बाद फिर हम बाइट में बदल देंगे। तो 2 के पावर 30 इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही। तो 1 GB बराबर 2 to the power 20 बाइट, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि मार्च 2019 में केरल के कोची के वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एवं स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडिया ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट के फाइनल का खिताब किसने जीता। तो 58 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 मैथ्यू सेल्टन ने। अगला प्रश्न है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 माइक्रो कंप्यूटर के ये विभिन्न प्रकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि DRDO द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताइए। तो उस वाहन का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 उस वाहन का नाम है दक्ष। अच्छा, DRDO की जिक्र आया है तो ध्यान में रखेंगे DRDO का स्थापना कब हुआ था। तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात कर ले तो नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान में रखेंगे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे DRDO के। तो जी सतीश रेड्डी। कौन, जी सतीश रेड्डी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा यानी अर्थ ट्विंस के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, या फिर आप ये कह लीजिए कि भोर का तारा या चमकीला तारा, ये सब सारे के सारे जो है नाम शुक्र ग्रह का नाम दिया गया है। साथ ही साथ इस चीज़ को और ध्यान में रखेंगे कि बुध और शुक्र का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तिस्ता और दिहांग के नदी के बीच स्थित है किस रूप में जाना जाता है। मुझे कुछ विशेष नहीं पता है। अब दिहांग जो है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। तो आप आसाम हिमालय लगाइए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा के द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताएंगे। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 ICESat-2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लेखक को
कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? 64 का सही आंसर लगाएंगे कि सोल ऑफ मशीन जो है पुस्तक को दोस्तों, ये किसके द्वारा पहले लिखा गया ये नोट करिए। तो ये ट्रेसी किडर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? ट्रेसी किडर के द्वारा लिखा गया था, जिसका प्रकाशन 1981 ईस्वी में हुआ था। यह एक गैर काल्पनिक पुस्तक था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यह एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग टीम के अनुभव का वर्णन करती है, जो अगली पीढ़ी के कंप्यूटर को जबरदस्त दबाव में तेज गति से डिजाइन करने के लिए दौड़ती है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, इन्हें इस पुस्तक के लिए पुलित्जर अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न है कि किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? आंसर लगाएंगे 65 का ऑप्शन नंबर 1, कोणार्क के सूर्य मंदिर को इसका काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण जो है दोस्तों गंग वंश के शासक राजा नरसिंह देव प्रथम ने किया था, जबकि 1984 ईस्वी में, कब? 1984 ईस्वी में इसको विश्व विरासत स्थल की दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, 66 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? कहता है कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर की तरफ होता है? तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, अमाशय की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थ समूहों में से कौन सा केवल अजैव निम्नकरणीय पदार्थों का समूह है? तो आंसर लगाएंगे अजैव, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात कर रहा है, जो आसानी से सड़ गल नहीं सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 67 का? ऑप्शन नंबर 3, प्लास्टिक, डीडीटी और बैकेलाइट। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, देखेंगे। रेडियोधर्मिता की एसआई मात्रक क्या है? आंसर लगाएंगे बेकुरल। हालांकि क्यूरी भी जो है रेडियोधर्मिता का ही एसआई मात्रक है। फैराडे की बात कर ले तो फैराडे जो है विद्युत धारिता की मात्रक है, और रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने नाभिकीय भौतिक के जो है जनक इन्हें माना जाता है। इन्होंने जो है रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना कम होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? तो ध्यान में रखेंगे कि रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में कोशिका का जो खोज हुआ था दोस्तों, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कक्षा में प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग की जाती है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 के बाद 71 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ किया गया था? 71 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यटन यानी UNWTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 72 का सही आंसर लगाएंगे। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों मेड्रिड यानी स्पेन में है। अच्छा, UNWTO यानी विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना नवंबर, नोट करिए, नवंबर 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, कहता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, नई दिल्ली में। कहाँ? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अच्छा, इसके संस्थापक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तो अलेक्जेंडर कनिंघम। किसने, कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, नोट करिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछ देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ भी देता है, लॉलीपॉप बन गया है क्वेश्चन। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न है कि बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर जो है किस वर्ष में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल अवार्ड जो है पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय बने? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, 1913। ये मैंने प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में ये क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि नोबेल अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1901 ईस्वी में। एक और थे भारतीय, अमर्त्य सेन, जिसको 1998 ईस्वी में जो दोस्तों उनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल का अवार्ड मिला हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों को सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए GPS एडेड ऑगमेंटेड जो है नेविगेशन यानी गगन जिसको कहते हैं
प्रणाली विकसित करने के लिए डैश किसके साथ अनुबंधन किया है? तो 76 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, भारतीय विमानपत्तन के साथ जो है दोस्तों इन्होंने अनुबंधन किया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया? हालांकि सेट में इस तरह का क्वेश्चन इसको नहीं डालना चाहिए था। जब करंट अफेयर क्वेश्चन डाल ही रहा था तो लेटेस्ट डालना चाहिए था, कम से कम 2023 का डालना चाहिए था। तो इसका सही आंसर मैं बता दूं 77 का ऑप्शन नंबर 2, गांधीनगर यानी गुजरात में। अगला प्रश्न है कि जिन तत्वों को धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु या मेटलॉइड कहा जाता है। बिल्कुल सही है, तो डिफिनेशन बता दिया। निम्नलिखित में से किसे उपधातु यानी मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जर्मेनियम जो है जो दोस्तों वो मेटलॉइड है। आपको बता दें कि टोटल उपधातुओं की संख्या कितनी है? तो टोटल उपधातुओं की संख्या 7 है। नोट करिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो हम सातों का नाम बता देते हैं। एक तो बोरॉन है, 1 नंबर पे बोरॉन, दूसरा सिलिकॉन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जी से है ना, आर्सेनिक AS, इसके बाद एंटीमनी यानी SB, टेलुरियम मतलब TE, और लास्ट में बच गया पोलोनियम यानी PO। ध्यान में रखिएगा, ये 7 इसका क्या है? ये उपधातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है? 79 नंबर प्रश्न है कि अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे किसके पोते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुते थे और बिंबिसार के ये जो दोस्तों पुत्र थे। ध्यान में रखेंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बिंबिसार नहीं, हाँ बिंबिसार के ये पुत्र थे। वैसे देख लीजिएगा, बिंबिसार बिंदुसार में अक्सर कंफ्यूजन होते रहता है। अगला प्रश्न है कि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 2016 को इसको आरंभ किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आंसर लगाएंगे बरगद। इस राष्ट्रीय वृक्ष की दर्जा कब दी गई? तो इसे 22 जुलाई, नोट करिएगा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय वृक्ष का इसको दर्जा प्राप्त किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो 82 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 यानी नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि स्वाइन फ्लू इनमें से किसके वजह से फैलता है? आंसर लगाएंगे ये वायरल डिजीज है, इसके वायरस का नाम है H1N1। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84, कहते हैं कि कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? ध्यान में रखेंगे, इसके वर्ड को पकड़िए, क्या है ये? तापी है। T4 क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान और I फॉर इंडिया। निकल करके आंसर आता है इसका ईरान जो है तापी गैस पाइपलाइन का जो हिस्सा नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तापी में एक बार फिर से जिक्र कर लें, तापी, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, इसके बाद अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान और I फॉर इंडिया। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है कि इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? तो आंसर लगाएंगे BS चंद्रशेखर। ये बैटर नहीं थे बल्कि ये क्या थे? गेंदबाज थे और ना ही विकेट कीपर थे। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल से निरंतर जुड़े रहें। अगला सेट हम कल लेकर के आएंगे जो कि द प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 4 होगा, वॉल्यूम 2 का। धन्यवाद।